परम पिता परमात्मा का स्मरण, शुद्ध स्वरूप निर्विकार अत्यंत पवित्र परमात्मा प्रणव ध्वनि। प्राणायाम से संबंधित एक व्यवहारिक प्रश्न है। प्राणायाम योग का एक अंग हो ही गया। प्रश्न है, जब हम प्राणायाम करते हैं तब कभी कभी सूर्य स्वर और कभी चंद्र स्वर दोनों में से एक बंद रहता है, उसके लिए क्या करें? आप में से अधिकांश अनुभव करते होंगे कि नासिका का एक क्षेत्र श्वास लेने के लिए अधिक सक्रिय होता है। प्रायः अभी भी अपना अपना देख सकते हैं, वैसे भी श्वास लेते हुए पता लग जाता है। और अगर यूं पता नहीं लगता तो नासिका के पास में रख करके थोड़ा सांस को छोड़ते हैं तो पता लग जाता है कि इधर अधिक वायु आ रही है, इधर कम आ रही है। वैसे लेते समय भी हमें पता लग जाता है। तो इसमें बाईं तरफ वाला नथुना ये चंद्र स्वर कहलाता है और दाईं तरफ वाला सूर्य स्वर कहलाता है। जैसे चंद्रमा शीतल, ऐसे बायां स्वर चंद्र स्वर शीतल होता है और दाहिना स्वर सूर्य तो ये उष्ण स्वर होता है। नाक में से हम श्वास लेते हैं तो नली है, नली की दीवार भी है, वहां पर हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, झिल्लियां हैं, उनमें रक्त संचार भी होता है। तो जब किसी नासिका में इधर अधिक रक्त का संचार होता है तो वहां की परत झिल्ली अंदर वाली वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, क्योंकि वहां रक्त आया हुआ है। वो थोड़ी मोटी होती है तो जो बीच का रास्ता है वो थोड़ा सकड़ा होगा और ऐसे में हमें प्रतीत होता है जैसे कि ये रुक सा गया या कम श्वास आ रहा है। जैसे अभी मेरा दाहिना स्वर चल रहा है, ये कम चल रहा है, लेकिन इसको बंद करके करें तो श्वास तो आएगा जाएगा, लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जुकाम या प्रतिशय होता है तब सांस रुकता है, वो अलग चीज है। लेकिन स्वस्थ अवस्था में जब श्वास चलता है तो ये बदलता रहता है। आप प्रातःकाल से सायंकाल तक कभी अपना अपना अनुभव करें, सुबह उठते ही देखें कौन सा चल रहा है, फिर 1-2 घंटे बाद फिर देखें, व्यायाम के बाद देखें, स्नान के बाद देखें, ध्यान के पहले ध्यान के बाद देखें, दिन में भोजन के पहले भोजन के बाद, सायंकाल सोते समय। दिन में ऐसे 5, 7, 10 बार आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा बदलता है। जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया तो कर सकते हैं, प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में इसको काफी महत्व दिया जाता है।
और ये ऐसी चीज है जो आधुनिक विज्ञान इस विषय में कुछ नहीं बोलता है। वो नहीं बताते कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इड़ा और पिंगला। और तीसरी है सुषुम्ना कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में जो है वो तो है। यहाँ के लिए जब दोनों स्वर समान चलते हैं तो उसको कहते हैं कि सुषुम्ना स्वर चल रहा है और उसको अच्छा माना जाता है। जिस समय ध्यान गहरा लगता है तो स्वतः दोनों स्वर एक जैसे चलने लगते हैं, सम चलने लगते हैं। ये जो ध्यान के पहले बाद में अगर आप बार बार अनुभव करेंगे कई दिनों तक, ये आपको पता लग जाएगा। तो इन स्वरों का चलना शारीरिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से परिवर्तन होना, ये अपनी अपनी महत्ता रखता है। इसके अपने अपने उपयोग हैं, चिकित्सकीय उपयोग भी हैं, उपचार भी किया जाता है इससे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है और हमारे मन की स्थिति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान उपासना अच्छी हुई है, मन बहुत शांत है, तो दोनों स्वर समान हो जाते हैं, प्राय समान मिलेंगे आपको। और अन्य अवस्थाएं हैं, चंचल अवस्था है और कुछ है, तो प्राय एक ही मिलेगा। तो इनका प्रश्न है कि कभी दायां चलता है, कभी बायां चलता है, तो कैसे इसको ठीक करें। इसको ठीक करने के कुछ भौतिक उपाय भी हैं, बाह्य उपाय भी हैं और कुछ आंतरिक उपाय हैं। मन की स्थिति के अनुसार ये संबंधते हैं। जिनको प्रतिशय है उन स्थितियों को छोड़ के स्वस्थ व्यक्ति के संदर्भ में अभी मैं बात कर रहा हूं। उसको यदि कहीं रुकावट लगती है और स्थूल मल है वहां पर नासिका में, नासिका की शुद्धि नहीं हुई है, तो प्रातःकाल जैसे हम अन्य शुद्धि करते हैं ऐसे नाक की भी यदि शुद्धि कर ली जाती है तो प्राणायाम के समय अपेक्षाकृत दोनों से ठीक श्वास आता है। यदि अंदर मल है तो कुछ मार्ग को वो रोक के रखता है, उसमें फिर श्वास लेने करने में दिक्कत आती है, कम आता है। तो एक तो वैसे शुद्धि कर लेते हैं, दूसरा कुछ श्वसन क्रियाएं हैं जो आप लोग करते ही हैं, अनुलोम विलोम है या कपालभाति है, उससे भी बार बार सांस लेते हैं, करते हैं, शुद्धि होती है, उससे भी स्वर अच्छा चलने लग जाता है। अथवा जल नेति कर लेते हैं, सूत्र नेति कर लेते हैं, उससे काफी कफ निकल जाता है, शुद्धि होती है। तो कुछ देर बाद में फिर वो नासिका से श्वास प्रश्वास अच्छा आने लगता है, खुल के आता है, तो प्राणायाम अच्छा होता है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो की जाती हैं। विस्तार इनका अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग पढ़ते होंगे या यहाँ कराया भी जाता होगा। उसके अलावा एक्यूप्रेशर का भी एक प्रयोग हम कर सकते हैं। जिस समय जुकाम होता है और एक सांस बंद है तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ये प्रभाव करता है। अभी आपसे करवाऊंगा भी, आप भी करना, अनुभव प्रत्यक्ष देखना। बहुतों को अभी अनुभव हो जाएगा, कुछ को आगे भी हो सकता है। तो एक तो पहले ये निश्चय कर लें कि आपकी कौन सी नासिका अधिक चल रही है, कौन सी कम चल रही है। अगर आंख खोले खोले पता नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं बन रही है, तो आंख बंद करके भी देख सकते हैं। वैसे नहीं पता लगता, यहां नीचे हाथ रख करके देख सकते हैं, तेजी से सांस छोड़ के कि किधर अधिक आ रहा है। उससे भी नहीं होता है तो एक नाक को बंद करके खींच के देख सकते हैं, जैसे कि वो सूंघनी सूंघते हैं, नसवार लेते हैं, या तो वो जुकाम ठीक करने के लिए एक नली आती है आज की औषधियों में, उसको यूं खींच करके भी देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा एक में से श्वास एकदम अच्छी तरह जा रहा है और एक में कम जा रहा है। इससे आपको अपनी स्थिति का पता लग जाए पहले कि ये नासिका मेरी कम चल रही है। जो नासिका कम चल रही है उसके नथुने के बगल वाला भाग, अभी दबाना मत,
ये नथुना जहां पर समाप्त होता है बगल में, वहां अपनी तर्जनी को रखें इधर, और यहां थोड़ा सा यूं लेकर के और यहां दबाएं, हड्डी हड्डी से ऊपर दबाएं, जिनको भी करना है। बस 10-20 सेकंड दबाएंगे तो आपको नाक के अंदर हलचल सी लगने लगेगी कि जैसे कि रास्ता खुल रहा है, जैसे कि सड़क पर बर्फ गिर जाती है और उसकी सफाई करते हैं। नीचे की तरफ वाला दबाइए, ठीक जगह अगर दब रहा है तो आपको उसी समय लगने लगेगा कि सांस खुल रहा है। उसके बाद करके देखिए, आपको लगेगा कि खुल गया। यूं नाक पे यूं दबाव नहीं देना है आशुतोष, इधर नहीं दबाव देना है, नीचे नाक का स्थल जहां समाप्त हो रहा है इसके नीचे के भाग को यूं दबाएंगे आप। तो जो बंद है उसको यूं दबाएंगे, यहाँ थोड़ा आगे पीछे करिए, आपको बिंदु भी पता लगेगा जहां थोड़ा सा दर्द अधिक होगा, पिन जैसा चुभेगा, थोड़ा पॉइंट होता है वो एक्यूप्रेशर। अब उसको करके देखिए। ठीक है, बहुत हो गया। आशुतोष जी ठीक नहीं कर रहे, अभी के लिए मैंने कहा था कि बताने के बाद भी उधर ही आपका हो रहा था। देख सामने की तरफ, नाक को नहीं दबाना है, ध्यान दीजिए, नथुने को नहीं या इसके नीचे बगल वाला 90 के कोण पे नीचे की तरफ दबाना है। ये मसूड़े के थोड़ा ऊपर का भाग है, अंदर के मसूड़े दांत की जड़ है वो। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा लगा कि दबाने से नाक खुल सा गया है? 8-10 जनों को लगा। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये सांस, ये नाक मेरी थोड़ी बंद है, थोड़ा खोलना है, प्राणायाम के समय दोनों अच्छी तरह खुलनी है। क्योंकि जब आप खासतौर से अनुलोम विलोम करेंगे तब ये समस्या काफी लगेगी। इधर से तो आसानी से चला गया, इधर से देरी से निकल रहा है और देरी से ही आ रहा है। जब समान काल करना होता है तो उस समय बैठाना कठिन पड़ जाता है। उसमें थोड़ा सा पहले इसको यूं दबा लेंगे तो आपकी वो नाक खुल जाएगी और अपेक्षाकृत होगा, उसी समय एकदम पता लगेगा। जिनको नहीं हुआ है वो आगे और प्रयास करेंगे, या तो ढंग से दबा नहीं है या अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन ये एकदम से आपको सांस नाक खोलने वाला प्रभाव दिखाई देगा। इसका प्रयोग जुकाम के समय भी कर सकते हैं कि मतलब दोनों नाक रुके और कई बार बड़ी परेशानी होती है कि नाक से सांस लेने की इच्छा करती है, मुंह से सांस लेने में कठिनाई लगने लगती है। उस समय भी थोड़ी देर के लिए आप करेंगे तो नाक खुली खुली सी लगेगी आपको, दोनों तरफ कर सकते हैं उसमें। तो दोनों नाक बंद है तो दोनों करेंगे तो वो आपकी नाक खुलेगी, अपेक्षाकृत खुलेगी। तो एक तो ये आपको उपाय बताया खोलने का। दूसरा इसका उपाय नाड़ी को चलाने का, बदलने का, क्योंकि कुछ समय हमारे को बदलना भी होता है। भोजन से पूर्व यदि हमारी सूर्य नाड़ी चल जाती है तो भोजन का पाचन अच्छा होता है, क्योंकि ये सूर्य स्वर है, अग्नि का प्रतीक है, और भोजन के बाद हमें अग्नि की, जठराग्नि वृद्धि की आवश्यकता होती है। यदि चंद्र स्वर चल रहा है और उस समय भोजन करेंगे तो कम खाया भी जाएगा और कम पचेगा भी। दाहिने स्वर से अगर खाते हैं, भोजन के से पहले 10-15 मिनट पहले दाहिना स्वर शुरू हो गया है, भोजन के समय है और थोड़ा बाद तक है, तो पाचन अच्छा होगा। उस समय भी प्रयोग कर सकते हैं आप। भोजन से पहले देख लें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, तो चाहे तो इसको दबा करके, अगर दाहिना स्वर कम चल रहा है तो इसको दबा करके थोड़ा इसको आप चालू कर सकते हैं। आपको दबाते ही एकदम लगेगा जैसे कि नली साफ हो रही है, अंदर से थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा, अंदर सरसराहट सी होने लगेगी, परिवर्तन आने का महसूस होगा आपको। आपने ये सुना होगा, भोजन के बाद में आयुर्वेद में थोड़ा विश्राम करने के लिए भी है, एक करवट लेटने के लिए, कुछ 100 कदम चलने के लिए भी कहा है, वो भी है। और वाम कुक्षी, बाईं करवट लेटने के लिए भी कथन मिलता है। बाईं करवट, तिरछे जो लेटते हैं ऐसे। उसमें कई लोग कहते हैं कि भाई पाचन ठीक होता है, अगर दाईं करवट सोएंगे तो आमाशय तो बाईं तरफ है, तो उसका दबाव बाकी अवयवों पे आएगा, इसलिए बाईं करवट रहते हैं तो ये जो थैली है आमाशय वो इधर नीचे ही नीचे रहेगी, इसका दबाव और किसी पे नहीं आएगा, इत्यादि कई उसके स्पष्टीकरण औचित्य वैज्ञानिकता लोग बताते हैं।
लेकिन इसमें मुख्य कारण क्या है, जब हम बाईं करवट लेटते हैं तो दायां स्वर खुलता है। आपने लेटे लेटे कभी अनुभव किया हो, जब प्रतिशय रहता है या सामान्य अवस्था में भी, अब ये भी आप कभी भी दिन में प्रयोग करके देखना कि आप सीधे लेटे, पहले ये देख लेना कि मेरी कौन सी नाक चल रही है। तो जो नाक बंद है उसको ऊपर रखते हुए यूं लेट जाना, खुली हुई नाक को नीचे रख लेना, चाहे इधर जो भी हो। यूं आप लेटेंगे और यहां नजर ध्यान रखना नाक पे, तो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि जो नाक ऊपर है वो खुल रही है और जो नीचे वाली है वो बंद हो रही है। ऐसा अनुभव हुआ होगा आप में से कईयों को। कितनों को अनुभव होता है? ये सबको ही होता है लगभग, और जिनको नहीं होता है तो वो ध्यान देंगे, ऐसा होता है। जैसे कि यूं सोए हैं तो इधर कुछ भरा हुआ था, वो निकल करके इधर आ गया, ऐसा प्रतीति भी होगी इधर से। वो कई चीजें होती है अंदर नासिका में, लेकिन ऐसा प्रतीति होगी ये इधर से आ गया और ये खुल गया और ये बंद हो गया। फिर बदलना हो तो यूं बदल देते हैं। इच्छा के ऊपर ये नियंत्रण हम रख सकते हैं अपने पे। तो भोजन के बाद में जो बाईं करवट सोने की बात है वो किस लिए? ताकि हमारा ये दाहिना स्वर सूर्य स्वर चल पड़े। ये चलेगा तो हमारा भोजन अच्छा पचेगा, ये अग्नि का वर्धक है, पाचन अच्छा होगा। इसलिए बाईं करवट थोड़ा सा सो लेते हैं। अगर सोना है तो किसी को लेटना है तो वैसे ही 5-7 मिनट 10 मिनट, और नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है। तो भोजन से पहले भी हम ये बदल सकते हैं। और उसका एक उपाय है कि जिस को खोलना है हमें, उसकी बगल में काख में दूसरे हाथ की मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी बना करके और उसके अंदर बिल्कुल लेकर के और यूं दबा लीजिए। इसको करके देख सकते हैं, इसका भी फर्क आएगा आपको, एकदम अनुभव होगा। इसको यूं दबा के अंदर तक पूरा हाथ डाल लें, मुट्ठी बंद करके, और इसको थोड़ा दबाएं, जोड़ दें। तो इसको मैंने दबाया तो ये नाक खुलेगी, और इसको यूं करके करना है तो यूं करके, और यूं किया तो अब ये नाक खुलेगी। ऐसा करके लेट भी सकते हैं, बैठे भी रह सकते हैं। ये दूसरा उपाय है अपने स्वर को खोलने के लिए। आपको जो स्वर खोलना हो उसमें ये आप क्रिया कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पर हमारा विज्ञान भी कैसा होता है, गंवारू विज्ञान हमें लगता है ना, विज्ञान भी कैसा होता है, गंवारू, गंवार जैसा। वो भी मैं करके बताऊंगा। तो उसको अशिष्टता मत समझना और गंवारूपन मत समझना। गांव के लोग कैसे भोजन करते हैं? बैठू मैं। इसको गंवारू मत समझना, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है, ये देखना। इसलिए मैं सबसे कह रहा था कि ये गंवारू विज्ञान है, हम उसको गंवार समझते हैं। ऐसे ही करते हैं वो। ये सूर्य स्वर को खोलने का तरीका है, ये वैज्ञानिकता है। हमें गंवारू लगता है, ये वे खाने का एक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है कि सूर्य स्वर कैसे खुला हुआ रहे, ये भोजन करते हैं। और कई साधु संत करते हैं, जैन परंपरा के साधु ऐसे ही भोजन करते हैं। लेकिन हमें तो, हम सभ्य हो चुके हैं, इसलिए हम ऐसे कर नहीं सकते। अब मैं ऐसे बैठा हूं तो भी आपको हंसी आ रही है, लेकिन कभी अकेले में हो तो भोजन का अवसर मिले तो ऐसे भोजन करके देख लेना। और वैसे सारे ही ऐसा करेंगे तो किसी पे दोष नहीं आएगा। वो कहानी सुनी होगी आपने, एक कुएं से पानी निकालने की, कि एक बार जंगल में कुछ साथी जा रहे थे, पानी की प्यास लगी, पुराना जमाना था, कुएं से पानी निकालना है, तो कुछ था ही नहीं निकालने के लिए।
तो उन्होंने सोचा कि भाई और तो कोई उपाय नहीं है, चमड़े के जूते पहनते थे, इसी में थोड़ी पगड़ी को बांध करके कुएं में डालते और जूते से निकाल के पी लेते, और कोई उपाय नहीं था, क्या करेंगे, पी सकते हैं, प्यासा क्या करेगा, कोई बाल्टी नहीं, कोई तरीका नहीं, दूर दूर तक प्यासे हैं, गर्मी के दिन है। ऐसे उपायों में आपत्ति नहीं है आपत्ति काल में। सैनिकों को तो सिखाया जाता है, उनको तो यहां तक सिखाया जाता है कि स्वमूत्र का भी पान करके जीवन बचा लें। तो एक ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा। अगर गांव वालों को पता लग गया कि ये चमड़े से निकाल के पिया है तो कोई भी फिर हमारे को मानेगा नहीं, अछूत हो जाएंगे हम। चमड़े का पानी कुएं में डाला और चमड़े से पानी पिया। तो अब कई जने थे, प्यास तो लग रही थी, एक अड़ गया, वो कट्टर अधिक था, बाकी ने कहा कि नहीं हम तो पिएंगे, प्यास लग गई, पी लिया उन्होंने। उसने कहा कि मैं अब गांव में जाकर के कहूंगा। तो जब गांव पहुंचे तो बाकी सब कहने लगे कि इसने जूते से पानी पिया था, जिसने नहीं पिया था उसके लिए। अब गांव किसकी मानेंगे ज्यादातर लोग? वो कहे नहीं इन्होंने पिया था, बोले ये कि इसने पिया था, हमने मना किया इसको, फिर भी इसने पिया था। और अगर सारे के सारे पी लेते वैसे ही तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यदि सर्व स्वीकृति हो जाए गंवारू बनने की तो सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं, नहीं तो कभी अकेले में मौका मिले तो ऐसा भोजन करके देखना। तो इसके पीछे एक विज्ञान है। हम सोचते हैं कि गांव वालों को बैठना नहीं आता है, उनको भी नहीं पता कि हम क्यों बैठते हैं। ऐसा परंपरा चल रही है। ये परंपरा चल कैसे गई? ये सूर्य स्वर खोलने का तरीका है। और अगर आपको बायां स्वर खोलना है तो ऐसे ही उकड़ू बैठ करके, जो काम मैं ऐसे करके बता रहा था उसको आप वैसे भी कर सकते हैं। घुटना रखा और घुटने का भाग बगल में कांख का जो गड्ढा है उसके अंदर डलना चाहिए और यूं पूरा हाथ यूं आना चाहिए, उस पर थोड़ा दबाव आना चाहिए। तो इससे स्वर बदलने में हमारे को सहायता मिलती है। तो कभी एक स्वर चल रहा है, हमको समस्वर करना है, तो जो स्वर बंद है उसको थोड़ा खोल करके फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान अच्छा लगेगा। दोनों बातें हैं। यदि स्वर को समान करके हम ध्यान में बैठते हैं तो अपेक्षाकृत ध्यान अच्छा लगता है। दूसरी बात, यदि ध्यान अच्छा लगा है तो ये स्वर ध्यान से पहले जैसे थे, एक बंद था एक अधिक खुला था, तो वो सम भी हो जाता है। और आपको कभी ऐसी स्थिति लगेगी जब दोनों स्वर बिल्कुल समान चल रहे हैं, और जिस समय दोनों स्वर समान चल रहे होंगे वो आप अपने मन की स्थिति देखना, उस समय अच्छी स्थिति मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी एक स्वर चल रहा हो तो अच्छी स्थिति नहीं होती, तब भी अच्छी स्थिति हो सकती है। इस स्वर से ऊपर जाकर के मानसिक स्थिति को फिर भी अच्छा रखा जा सकता है। प्रतिश्याय है, दोनों नाक बंद है, तो भी मानसिक स्थिति अच्छी रखी जा सकती है। वो मन की आंतरिक योग्यता है किसी की, वो अच्छा रख सकता है, सबको मिलेगा ऐसा। लेकिन फिर भी इन बाह्य चीजों का आंतरिक स्थिति से भी पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्रियात्मक योगाभ्यास या अक्रियात्मक योगाभ्यास? क्रियात्मक योगाभ्यास। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना हो छोटा मोटा तो पूछ सकते हैं, पूछिए इसी विषय में, इससे इधर उधर नहीं। हाँ, थोड़ा दर्द होता है तो बहुत मत दबाइए, लेकिन जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, वहां दर्द होता है, बैठिए। खासतौर से जिस जगह जिस अंग में रोग होता है वो अंग कम सक्रिय होता है, दबाव में होता है, तनाव में होता है, रुग्ण होता है, तो वहां दर्द होता है। हृदय का हो, यकृत का हो, आंतों का हो, कंठ का हो, पीठ का हो, रीढ़ का हो, ये तो एक सिद्धांत है ही इसका एक्यूप्रेशर का पूरा, वो अलग विस्तार से क्षेत्र है। ये केवल मैं ईश्वर की दृष्टि से एक बात कही थी। और कोई? जी। जैसे बकासन करते हैं तो उसमें दोनों स्वरों के प्रभाव। बकासन से आपने अनुभव किया है? नहीं,
और मैंने बचपन में तो कभी किया, लेकिन अभी वर्षों से मैंने तो बकासन किया नहीं और न मेरे को उसका अनुभव है। वो बकासन में तो घुटने यहाँ आप भुजा के पीछे की तरफ रखते हैं, एकदम कांख में ले जाएंगे। वो तो कोई बहुत अच्छा करने वाला होगा तो कर सकता है, नहीं तो कठिन है। इतना घुटनों को इतना ऊपर उठा ले अपनी पीठ को और वहां रख ले। अगर होता है तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। और वो आप बहुत ज्यादा देर, कोई बहुत अभ्यासी है वो अधिक देर कर सकता है, लेकिन हर कोई स्वरों पे प्रभाव पड़ेगा, पढ़ सकता है। मैं कह रहा हूं, मैंने पहला कहा कि मैंने इसका अनुभव नहीं किया, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर वहां दबाव ऐसा आ रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है तो ठीक है, हो सकता होगा। आप करके देखिएगा, आप बकासन करते हैं, प्रयोग करके देखिएगा, आप में से जो भी कर सकते हैं और यहाँ बताइएगा, फिर आके क्रियात्मक योगाभ्यास होगा। और कोई बताइए। देखिए, वैसे तो क्योंकि हमारा भोजन ऐसा होता है, कई बार ज्यादा सीधे बैठने के उसमें कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए मैं तो झुक करके बैठता हूं। जब बैठ के करता हूं तो आप कम से कम लेते समय तो हमारी स्थिति ऐसी होती है। टेबल कुर्सी हो तब तो चलो ठीक है, नीचे जब बैठते हैं तो कई बार एकदम वो होता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। वैसे उसमें थोड़ा वो वैसे थोड़ा दबाव आता है। वो जो मैं अभी आपको गंवारू वैज्ञानिक पद्धति बता रहा था, उसका एक लाभ ये भी है कि अधिक खाना नहीं खाया जा सकता, क्योंकि जांघें पेट से लगभग सटी भी रहती है। और अभी तो हम यूं बैठे रहते हैं और फिर वो अपने थोड़े वस्त्र भी ढीले कर लेते हैं, बेल्ट वेल्ट खोल लेते हैं भोजन के समय। तो लेकिन उस समय उसका एक दूसरा लाभ ये है कि अधिक भोजन नहीं खा सकते हैं। खाते ही तो दबाव लगने लगेगा, ज्यादा उतना नहीं होगा, दबाव महसूस होता है। तो थोड़ा बहुत यूं झुके, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामान्यतः हमें सीधे बैठना चाहिए। लेकिन जिस समय हम झुकते हैं तब क्या हो जाता है, पेट के मांसपेशियां आगे की तरफ यूं झुकते हैं तो यूं दबती हैं, आमाशय दब जाता है, आंतें दब जाती हैं। तो यूं जब बैठेंगे दब गए तो उनकी जो गतिविधि है स्वाभाविक, उसमें हम बाधा खड़ी कर लेते हैं। तो जो झुक के बैठते हैं उनका पाचन प्राय खराब मिलेगा। झुक के बैठते हैं तो एक तरह से हमने दबा दिया उसको। अब दबा दिया तो वो जितनी गतिविधि अंदर होनी चाहिए, अंदर पाचन कैसे होता है, आमाशय सिकुड़ता है यूं, ऐसे ही, और कोई चक्की नहीं लगी हुई है वहां पर पीसने के लिए। वो हिलता है, डुलता है, यूं सक्रिय होता है। आंतें भी यूं सरकती हैं तो मल आगे आगे सरकता है, यहां से लेके आगे तक सरकता जाता है। वो गतिविधि ठीक होनी चाहिए, उसके लिए उसको अवकाश मिलना चाहिए। तो जब हम सीधे बैठते हैं तो पेट पे कोई दबाव नहीं रहता है। रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है, वो एक अलग उपयोग है, लेकिन पेट की दृष्टि से दबाव नहीं होता है और श्वास लेते समय पेट अनुकूलता से अंदर बाहर होता है। और दब करके बैठेंगे तो उनमें गति कम होगी, पाचन खराब होगा, और श्वास लेते समय जो पेट स्वभाव होता है अंदर बाहर होता है, जिससे कि पेट की धीरे धीरे अंदर की मालिश, कसरत, रक्त संचार का ठीक होना और पाचन का जो स्वतः चलता रहता है उसमें बाधा आती है। तो उस दृष्टि से सीधा बैठना है। लेकिन अगर खाते समय केवल इसके लिए कि थोड़ा सा वस्त्र आदि खराब ना हो जाए तो आप अगर, और लेकिन अगर आप बहुत कुशल हैं और ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह लेकर के खा सकते हैं तो सीधे बैठ के खा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं।